नमस्कार। हम लिपि सुधार के बारे में बात कर रहे थे कि देवनागरी लिपि में क्या क्या सुधार होने चाहिए। इस संबंध में कुछ समितियों के द्वारा सुझाव दिए गए, कुछ विद्वानों के द्वारा सुझाव दिए गए। इसी श्रृंखला में अब हम करने जा रहे हैं 1935 के साथ, फिर हमने किया 1941 के, और अब हम बात कर रहे हैं 1947 में जो सुधार के लिए सुझाव दिए गए। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नरेंद्र देव समिति बनाई, जिसमें धीरेन्द्र वर्मा, मंगलदेव शास्त्री जैसे विद्वान भी इसके सदस्य थे। इन विद्वानों के द्वारा जो सुझाव दिए गए उनमें से जो मुख्य सुझाव है वो यही कि सबसे पहले जो हमने अ की बार है खड़ी की बात की थी कि अ में हम मात्राएं लगा लेते हैं और मात्राएं लगा करके अ की बार है खड़ी बना ली जाए। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने पहली बात तो यही कही कि अ की बार है खड़ी जो है वो भ्रामक है। अ की जो बार है खड़ी है वो भ्रामक है, अतः इसे न अपनाया जाए। तो जो वीर सावरकर बंधुओं, काका कालेलकर आदि ने समर्थन किया था, वहीं पर आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बनी इस समिति में ये कहा गया कि अ की बार है खड़ी जो है भ्रामक है, इसलिए स्वीकार न की जाए। फिर दूसरा सुझाव वही है कि मात्राएं जो है दाहिनी ओर थोड़ा सा हटा करके लगाई जाए, जैसे हमने बात की थी पहले भी। क को एक ही मात्रा लगानी है तो क के साथ फिर हम दाहिनी ओर हटा करके लिखते हैं कैसा। तो इस तरह से जो मात्राएं हैं वो दाहिनी ओर हटाकर लगाई जाए। ऊ की मात्रा है, ए की मात्रा है या ओ की मात्रा है, थोड़ा सा हटा करके लगाएंगे तो जिससे साफ हमें दिखाई देगा कि वो मात्रा कहाँ पर है। फिर इन्होंने सुझाव दिया कि जो अनुस्वार हम लगाते हैं, पंचम वर्ण, पहले तो हम बात करते थे पंचम वर्ण की, जो पंचम वर्ण की जगह पर जो अनुस्वार हम लगाते हैं उसके लिए चिन्ह क्या होना चाहिए, ये एक बिंदु के रूप में हम इसको लगाएंगे। और दूसरा जो अनुनासिकता का चिन्ह है, अनुनासिकता का चिन्ह कौन सा है, चंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं ना, अनुनासिकता का चिन्ह। अनुनासिकता का जो चिन्ह है उसके लिए इनके अनुसार इस तरह से लगाया जाना चाहिए चिन्ह। हालांकि अब जो हम लगाते हैं वो तो क्या है, चंद्र बिंदु। ये जो है चंद्र बिंदु जिसे हम आज व्यक्त करते हैं, जैसे आंख चांद में है। तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित जो समिति थी उसने सुझाव दिया कि पंचम वर्ण का जो अनुस्वार लगता है उसके लिए तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाए, और अनुनासिकता के लिए जहां अनुनासिकता है उसे लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो चंद्र बिंदु के स्थान पर तो क्या, क्योंकि उस समय ही ये सुझाव दिए गए पहले, तो अनुनासिकता के लिए हमें एक बिंदी गोल जिसे हम शून्य के रूप में लिखते हैं उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। एक और सुझाव इनकी तरफ से दिया गया जो बिल्कुल अलग से था। इनके अनुसार छोटी ई की मात्रा, ह्रस्व ई की जो मात्रा हम लगाते हैं, जैसे हमने लिखा किसी, तो यहाँ पर ये क्या ह्रस्व ई की मात्रा है, ये दीर्घ ई की मात्रा है। इनके सुझाव के अनुसार जो ह्रस्व ई की मात्रा है वो दाहिनी ओर ही लगाई जाए, तो हमने की मात्रा लगाई, तो छोटी की मात्रा है, ह्रस्व की मात्रा है तो दाहिनी ओर लगाई, छोटी करके लगाई। और जो दीर्घ ई की है वो तो बड़ी ही लगानी है, तो ये छोटी यानी कि ह्रस्व हो गई। तो पहले लगाने के बजाय जहां पर लगाई जानी चाहिए वर्ण के बाद में ही इसे लगाना के लिए कहा गया, लेकिन थोड़ी छोटी करके इसे लगाया जाए। फिर एक सुझाव दिया गया कि जो विराम चिन्ह है वे अंग्रेजी के ही स्वीकार किए जाए, क्योंकि जो विराम संस्कृत में तो है नहीं। तो विराम चिन्ह जैसे कि हमने कोमा, अल्प विराम का प्रयोग किया है, या फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है, इसमें आगे को का प्रयोग किया है, या फिर हमने प्रश्नवाची चिन्ह का प्रयोग किया है, तो ये अंग्रेजी के हैं और जो कि तुम हमें हिंदी में भी अपना लेने चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज और थी कि जो वहां पर फुल स्टॉप लगता है, पूर्ण विराम, अंग्रेजी में तो क्या करते हैं आपने देखा है ना कि इस तरह से हम लगाते हैं, लेकिन हिंदी में इसके स्थान पर सुझाव दिया गया देवनागरी लिपि में हम ऐसे ना लगा करके खड़ी पाई के रूप में लगाएं।
तो यही सुझाव जो है आज मान्य है। हम आज पूर्ण विराम को इस रूप में लिखते हैं, ना कि डॉट के रूप में लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखते हैं, हम ये लिखते हैं। तो ऐसा सुझाव जो है वो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई थी उसका था। इसके बाद जो है 1953 में, इसके बाद 1953 में सुधार के लिए प्रयास हुए। 1953 में नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन किया जो डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित हुई। इस जो समिति है सुधार परिषद के नाम से ये बनाई गई थी, जिसने सुझाव दिया कि जो संयुक्त व्यंजन है उनको अलग करके लिखा जाए, संयुक्त व्यंजनों को अलग करके लिखा जाए। जैसे हम विद्या लिखते हैं ना, विद्यालय, विद्या, तो ऐसे में ये द और य जो है हमें ऐसे अलग करके लिखा जाए, उसको मिला करके हमने नहीं लिखना है। फिर दाहिनी और जो ई की मात्रा है उसको भी स्वीकार कर लिया गया कि दाहिनी ओर जो है हटा करके मात्रा आधी करके मात्रा लगाई जाए, ऐसा सुझाव इसमें दिया गया। ये जो है इस समय तक तो था, लेकिन बाद में इस दाहिनी और ई की जो मात्रा छोटी करके लगाई जाए, ये सुझाव जो है वो अधिक दिन तक नहीं चल सका। और सन 1957 में हर्ष ई की मात्रा को पुनः स्वीकृति मिल गई, और ये वाली जो चीज थी जिसमें आधी करके दाहिनी ओर लगानी है, ये बात स्वीकार नहीं की गई और इसी तरह से लिखा जाए जैसे कि हम यूं लिख रहे हैं। तो हर्ष ई की मात्रा पहले ही लगेगी, ना कि दाहिनी ओर छोटी करके लगाई जाएगी। इसके बाद जो है 1961 में एक मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें भी सुझाव दिए गए, और उसके सुझावों में एक तो यही था जो दीर्घ री संस्कृत में था उसका जो है अलग कर दिया जाए, उसे उसका प्रयोग न हो। इसके अलावा जो दो रूपों में हम लिख रहे थे, ये सुझाव हम कर रहे हैं 1961 में मंत्रियों ने जो सुझाव दिए थे वो क्या थे कि जो त्र है हम दो तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पर सुझाव दिया कि त्र जो है वो इस तरह से ही लिखा जाए, और र के तीनों रूप स्वीकार किए जाए। र के तीनों रूप कौन से हैं? एक तो र हम ऐसे लिखते हैं पूरा, एक हम ऊपर लगा करके लिखते हैं, और एक हम पैर में लिखते हैं। तो इस तरह से र के तीनों रूप स्वीकार किए जाएं। राम, कर्म, क्र, तो र के तीनों रूप स्वीकार किए जाएं, और आज भी हम र के तीनों रूपों का प्रयोग करते हैं। तो ये तो है सुझाव जो समय समय पर समितियों के द्वारा या परिषदों के द्वारा दिए गए। इसके अलावा हमारे शिक्षा मंत्रालय ने भी इस दिशा में प्रयास किया, और 1966 में हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसके मानकीकरण के लिए देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित करवाई गई। और फिर 1967 में भी शिक्षा मंत्रालय ने हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम से देवनागरी का मानकीकरण प्रस्तुत किया। और इसके बाद जो मुख्य है वो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा देवनागरी सुधार के लिए जो प्रयास किए गए, उसके अनुसार उन्होंने 1983 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम से, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम से उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें देवनागरी का मानक रूप प्रकाशित किया गया। अब भी समय समय द्वारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जो भी परिवर्तन लिपि में होते हैं अथवा जो भी सुझाव दिए जाते हैं, उनके अनुसार जो परिवर्तन किया जाता है, वह मानक रूप जो है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और हमारे यहाँ जो है मानकीकरण भी शब्द का किया जाता है। तो राजभाषा आयोग के निर्देशन में भी
ऐसी पुस्तिकाएं प्रकाशित होती रहती हैं जिनमें भाषा के शब्दों का और लिपि का मानकीकरण, मानक रूप जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो अगर हमें लिपि के मानकीकरण के रूप में जानना है तो हम केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो जारी निर्देश हैं उनके अनुसार ही कार्य करते हैं और उन्हीं वर्णों को और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा जो शब्द पारिभाषिक शब्दावली दी गई है उसके अनुसार ही हम सही या गलत का निर्णय करते हैं, क्योंकि वहां पर विद्वानों के द्वारा पूरे विचार विमर्श के बाद जो सुझाव दिए जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए पुस्तिकाएं और पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। तो हम उनका अध्ययन करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारे नोट्स डाल दिए हैं और अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो ऑनलाइन क्लास में आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।